ओम सभी को। ओम महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा नहीं। डॉक्टर दीपाली जी का, जिनका विषय आज रहेगा हार्ट अटैक। जो हमारे हार्ट अटैक आते हैं उनका कारण और निवारण आयुर्वेदिक के द्वारा कैसे किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, विशेष ध्यान रखें, सभी इसको सुने, अपने पॉइंट्स नोट करें या उस समय प्राणायाम करते रहें, खाली नहीं बैठे, प्राणायाम करें या अपने नोट्स बनाएं। तो बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका, और इसी कड़ी में दीपिका जी का भी स्वागत है, जिनके माध्यम से डॉक्टर साहब आपसे मिल पाए हम। बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिल शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर साहब का परिचय हम सबको कराएं। वैसे तो पहले आ चुके हैं, जानते हैं उनका कितना अच्छा वक्तव्य रहता है कि लोग चाहते हैं कि बार बार आप आए हमारी कक्षा में, और आप समय निकाल कर आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। बहुत अच्छे अभी हमने आसन किए प्रभा जी के माध्यम से। डॉक्टर दीपाली जी हमारे बीच में पहले भी शायद आज ये तीसरी बार है जो कि हमारे आमंत्रण पर आप आई हैं। आपने बीएमएस किया है और उसके बाद बीएमएस अहमदाबाद से किया है। दिल्ली के अंदर भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर शिखा जी के साथ आपने एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद इस समय मुंबई में प्रैक्टिस कर रही हैं। ये जो आज का विषय है वो भी एक तरीके से काफी दिलचस्प है। हम लोग कोशिश करते हैं कि समय समय पर एलोपैथिक डॉक्टर भी आए, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी आए, तो जो एक ही बीमारी को जो देखने का नजरिया है वो दोनों का कई बार अलग अलग होता है। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो उसको दूसरे नजरिए से बताते हैं और जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो दूसरे नजरिए से बताते हैं। तो जो हार्ट डिजीजेज हैं, हम रोज बात करते हैं योग प्राणायाम करते हुए कि बीपी के बारे में, दिल की बीमारियों के बारे में, एस्थमा के बारे में। तो आज हम विशेष रूप से जो दिल की बीमारियां उनको जो आयुर्वेदिक जो दृष्टि है वो कैसे देखती है और आयुर्वेदिक उपचार उसमें क्या संभव है या आयुर्वेदिक प्रिकॉशन सावधानियां क्या हो सकती है, इस विषय में हमने विशेष रूप से आग्रह किया है डॉक्टर दीपाली से। आप लोग कार्यक्रम करते हुए उनको पिन कर ले जिससे कि आप उनको पूरा अच्छे से देख सकें और सुन सकें। और जैसा कहा गया है आप स्वयं साथ में प्राणायाम करते रहें और नोट्स लेते रहें, क्योंकि हम उस पर चर्चा भी करते हैं कि जो हमारे डॉक्टर आए थे उन्होंने क्या कहा था। तो उस दृष्टि से हम लोग बाद में चर्चा भी करेंगे। कि आपके व्याख्यान के बाद हम लोग प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं। तो विशेष बात ये कि हम उनके नोट्स ले लें। मैं पुनः डॉक्टर दीपाली जी का स्वागत करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपनी बात करें। डॉक्टर दीपाली। थैंक यू सो मच अनिल जी, थैंक यू सो मच सरोज जी। सही बताया आपने, आप लोगों के साथ सच में कुछ नाता जुड़ ही गया है कि बार बार मेरा भी आने का मन करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि मना करो या टाइम नहीं है, मतलब होता है तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है चलो आई एम रेडी फॉर दैट। तो आज हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले अब इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो सबसे पहले आप सबको बधाइयाँ। शायद 15 को मैं जुड़ पाऊँ ना जुड़ पाऊँ, बट आज सबको आपको इंडिपेंडेंस डे की बधाइयाँ देना चाहूँगी। दूसरी बात ये है कि आपने एक तो सर्वरोग निवारण का जो ये अभियान 5 दिन का लगाया है वो सच में काबिल तारीफ है। ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है जो सबको इकट्ठा करके लाती है और एक नया चार्म लाइफ में लाती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अबाउट दैट, स्पेशली सरोज जी एंड अनिल जी, दीपशिखा जी, टू गेट मी इनटू दिस। अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि हार्ट अटैक और आयुर्वेदा। अब हार्ट अटैक नाम का वर्ड इतना कॉमन हो चुका है आजकल की दुनिया में कि सबको लगता है पता नहीं कभी भी हार्ट अटैक आ जाएगा। मतलब सारे कॉमन मैन के अगर लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो सब दिन में यही बोलता है कि पता नहीं आज है, अभी है, नेक्स्ट पल क्या होगा। तो सबसे पहले आयुर्वेद के हिसाब से हार्ट को क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। हार्ट को आयुर्वेद में हृदय कहते हैं। हृदय 2 वर्ड से बनता है, री और दा। री का मतलब होता है प्रवाह, कुछ भी बहना। दा का मतलब होता है देना। तो अब आपको समझ में आया कि
शायद ऋषि मुनियों ने जो इसका नाम, ऑर्गन का नाम हृदय कैसे पड़ा, तो हृदय का होता है कि जहाँ से प्रवाह बहता है और वो देता है। तो हम सबको पता है कि ब्लड, पूरा ब्लड सिस्टम जो है वो हार्ट से रेगुलेट होता है, वो देने का काम करता है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 7 धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, अस्थि, शुक्र। तो उसमें ये जो 7 धातुएं होती है, उसी के हिसाब से उसका सिस्टम, स्त्रोत के हिसाब से हम बोलते हैं, वो माना गया है। तो हृदय को हम रसवह स्तोत्र और रक्तवह स्तोत्र, ये 2 टाइप के जो स्तोत्र होते हैं उसमें हम काउंट करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हृदय की स्थिति कहाँ पे है, तो आयुर्वेद में शुश्रुत संहिता में बहुत अच्छे से और बहुत सादी भाषा में बताया गया है। स्तन्यो मध्य अधिष्ठाय, 2 स्तनों के बीच मध्य में जो स्थापित है, उरस्य आमाशय द्वारम, जो छाती में, उर में, आमाशय के द्वार पर जो स्थित है, तू सत्व रजस तम अधिष्ठानम हृदयम, जहाँ पे सत्व, रज और तम, ये तीनों गुणों का सम्मेलन होता है, वो होता है हृदय। और एक आखिरी लाइन में उसने सब कुछ ही बता दिया है, तत्र अपि सद्य एवं मरणम। उसका मतलब होता है कि अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर उसको उस टाइम पे तुरंत इलाज नहीं किया गया तो हमारी मृत्यु निश्चित है। जैसे ब्रेन डेड होता है, तो ब्रेन डेड वाले को, इंसान को हम कोमा में बोलते हैं और हम उसको रखते हैं वेंटिलेटर्स पे, आज की भाषा में अगर मैं बताऊं तो वो ब्रेन डेड बोला जाता है। उसको, इंसान को हम मरा हुआ आज भी नहीं मानते हैं, बट जैसे ही हार्ट काम करना बंद कर देता है, हम उसको, इंसान को मानते हैं कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो इतना इंपॉर्टेंस होता है हृदय का हमारे लाइफ में। उसका नाप कितना बताया गया है, नॉर्मली हम ऐसे कहते हैं कि हर इंसान की मुट्ठी जितना उसका हृदय होता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि जो हमारी मध्यमिका अंगुली होती है, जो ये वाली अंगुली होती है, उसका ऐसे करके जो हम नाप लेते हैं, तो हर एक का जो ये 4 एंगुलर नाप होता है, हर एक की अपनी उंगली और अपना हाथ, उस हिसाब से उसका नाप अपना हृदय होता है। तो कई बार आपको जैसे कोई बोलता है कि आपका हार्ट बड़ा हो गया है, जैसे बीमारियों में आता है ये सब सामने, तब ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नॉर्मल क्या होता है। जैसे ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मल होता है, शुगर कितना नॉर्मल होता है, हम नॉर्मल वैल्यू तभी देखने जाते हैं जब वो हमारा बढ़ता है या घटता है। तो ये हमें नाम पता होना चाहिए कि हमारा नॉर्मली इतना सबका रहता है। अब कहते हैं बात हम रसवह स्तोत्र और रक्तवह स्तोत्र। हृदय के साथ लिवर, स्प्लीन, ये सब भी जुड़ा होता है, क्योंकि ये भी हमारे आरबीसीज बनाता है, बोन मेरोस हमारे आरबीसीज बनाता है, वहां पे स्टोर होता है, क्लीन होता है। तो रसवह स्तोत्र, रक्तवह स्तोत्र में लंग से लेके, हार्ट से लेके, लिवर, ब्रेन, पूरा हमारा वेन्स, आर्टरी सिस्टम, शिरोगत बोलते हैं, वो सारा जुड़ा हुआ होता है। तो हार्ट बोलने के लिए सिर्फ अकेला है, ही इज अ सेनापति ऑफ दैट बॉडी, बट इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर वो नहीं है तो बाकी का सारा काम नहीं हो पाता है। तो दैट इज वन ऑफ द मेन ऑर्गन। अब हम बात करते हैं कि ये हृदय को हम एक साध्य प्राणहर मर्म बोलते हैं। अब मर्म किसको कहते हैं? मर्म ऐसे पॉइंट्स, आजकल आप सबको पता होगा कि एक्यूप्रेशर में और एक्यूपंक्चर में कुछ बताया जाता है कि कुछ पॉइंट्स बॉडी के ऐसे दबाओ जिससे पेन में रिलीफ होता है, हेडेक है तो ऐसे चला जाता है। तो हाथ के, हथेलियों के, पैरों के तलवों के, बॉडी के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको दबाने से वो बताते हैं कि इस चीज पे हमें फायदा मिलेगा। हार्ट खुद एक ऐसा पॉइंट है, अगर वहां पे कुछ भी होता है या वहां पे आप ज्यादा प्रेशराइज फील करते हैं तो वो उसका इफेक्ट पूरी बॉडी में दिखने लगता है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा 108 मर्म बताए गए हैं बॉडी के, उसमें हार्ट एक साध्य प्राणहरा मर्म बोला गया है। मतलब दैट इज द ओनली वन, ऐसा एक मर्म है जिसमें कुछ भी होता है, वो पॉइंट ऐसा है जिसपे कुछ भी होता है तो आपका सीधा आपकी जान पे इफेक्ट हो जाती है। दूसरा, उसको मध्य सिरागत मर्म और
ऊर्ध्व शिरागत मर्म भी बोला गया है, क्योंकि मध्य मतलब उरा में मतलब चेस्ट के बीच में रहता है, और ऊर्ध्व शिरागत मतलब वो ब्रेन को कंट्रोल करता है, वहां पे ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, वहां पे ब्लड पहुंचाने का काम करता है। हमारा जो ब्रेन है, हार्ट के बाद दूसरा हमारा ब्रेन आता है, विच इज इम्पोर्टेंट। तो ये दोनों मिलकर एक दूसरे से काम करते हैं, बट जो शुरुआत होती है वो हार्ट से होती है। हार्ट जो भेजता है वो ब्रेन उसको काम करवाता है। अब आते हैं हम मेन हार्ट के प्रॉब्लम्स पे। हार्ट में अब जैसे आप सभी को पता है कि आयुर्वेद में किसी भी चीज को हम वात पित्त और कफ में बांटते हैं, बट आजकल के अगर देखा जाए तो इवन आयुर्वेद डॉक्टर्स भी वात पित्त कफ में हार्ट अटैक को या हार्ट की डिसीज को बांटने कम जाते हैं। अगर वो माइनर है तभी हम उस बेसिस पे जाते हैं, अदरवाइज तो हम उसकी जो हमारी हार्ट अटैक है, पेक्टोरिया इंजॉयलेस है, MI है, उसी वर्ड्स में बात करते हैं, क्योंकि पेशेंट को भी वही समझ में आता है। अब सबसे पहले हम कॉज ढूंढ लेते हैं कि क्यों। अब कॉज में ये होता है कि आयुर्वेद के हिसाब से एक तो होता है प्राणनाशा। प्राणनाशा का मतलब होता है, प्राणनाशा टाइप्स ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट डिसीज, उसमें होता है ऑक्सीजन की कमी और या तो फिर न्यूट्रिशन की कमी। इसकी वजह से जो आपको डिसीज होता है उसको हम बोलते हैं प्राणनाशा। दूसरा होता है रक्तस्राव। कोई सर्जरी होती है, कुछ इंजरी होती है, उसकी वजह से ज्यादा जब एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है उसको हम बोलते हैं रक्तस्राव के कारण ये हार्ट में प्रॉब्लम हुई है। तीसरा होता है कर्मक्षय। कर्मक्षय मतलब इंसान की एज खत्म हो गई है, मतलब बुलावा आ गया है, और उसके हार्ट एक्टिव होना बंद हो जाता है। क्योंकि हार्ट में मैंने जैसे ही पहले ही डेफिनेशन में बताया कि सुश्रुत ने बहुत अच्छे से बताया कि जिसमें सत्व रज और तम तीनों गुण जहां पे रहते हैं। अब सत्व रज और तम हमें दिखते कभी नहीं है, मन है, आत्मा है, ये सब कुछ चीजें हमें दिखती कभी नहीं है, बट ये सारी हमारी कर्मेंद्रियां मानी गई है। तो इसी बेस पे हार्ट में अगर ये सब काम करना बंद हो जाता है तब वो, और तीसरा होता है कर्मक्षय तरीके से हार्ट की डिसीज होना। अब सबसे मेजर, मैं एक सबसे अहम एक डिफरेंस समझाना चाहूंगी सभी को। एक हम बोलते हैं हार्ट अटैक आया है, और दूसरा होता है कार्डियक अरेस्ट आया। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट? हार्ट अटैक का मतलब होता है जब हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज है, जो हार्ट से खून ले जाने का काम करती है, जो कोरोनरी आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाती है। और हमारा हार्ट एक मसल है, हार्ट में कोई बोन नहीं है, हार्ट को सबसे बड़ा मसल माना गया है। तो वो एक श्रिंक हो जाता है, रॉप्ट हो जाता है, उस मसल्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, उसकी वजह से उसकी जो आर्टरीज और वेन्स होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है, ब्लड के जो होते हैं क्लॉट्स बन जाते हैं। तो वो जब काम करना सडनली बंद कर देता है बिकॉज ऑफ हार्ट, और उसकी जो एनाटॉमी है, जो उसका काम है, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी है, जो टिपिकल सिर्फ हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट के अंदर ही होता है, वहां पे जब पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम आती है और तब जो पेन होता है, अटैक आता है, उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। ये थोड़ा सा कम देखा गया है। इससे पहले हमारी बॉडी हमें बहुत सारे सिग्नल्स देती है, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, चेस्ट पेन होना, एंजाइटी रहना, हैवीनेस लगना। तो हार्ट अटैक आने से पहले ये सारे सिम्टम्स कई बार हमें बहुत अच्छे से दिखते हैं। दूसरा होता है कार्डियक अरेस्ट। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है क्योंकि उसका मतलब होता है कि हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है। हार्ट का काम है सब जगह पे ब्लड पहुंचाना और ब्लड को साफ करना। तो जब वो पल्मोनरी सिस्टम पे के साथ जो जुड़ा हुआ है वो काम करना बंद हो जाता है या काम करना स्लो हो जाता है, तब उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। ये दो चीजें आपको, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा ज्यादा प्रेशराइज कर रही हूँ समझने के लिए, क्योंकि हम नॉर्मली किसी भी लेमन लैंग्वेज में यही बोलते हैं कि इसको हार्ट अटैक आ गया है। तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो सभी को समझना चाहिए कि एक हमारे लिए वार्मिंग अलार्म होता है और एक होता है कि हाँ इट्स फिनिश, इट्स अब आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो ये मेजर डिफरेंट माना गया है। एक वर्ड आपने सुना होगा, IHD, जो डॉक्टर्स की भाषा में बहुत बोलते हैं, MI वर्ड सुना होगा। IHD का मतलब होता है इस्चेमिक हार्ट डिसीज। वो 4 टाइप का होता है। एक होता है अनस्टेबल एंजाइना,
जिसको हम यूए बोलते हैं। एक होता है एमआई, जो कि अनस्पेसिफाइड मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। उसी के दो पार्ट होते हैं, नॉन सेगमेंट और सेगमेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ये 3 या 4 टाइप का होता है जो मेजरली आज के जमाने में अभी हम देखते हैं। अब हाइपरटेंशन है, और एंजाइना पेक्टोरियस है, कार्डियक अरेस्ट है, और हाई कोलेस्ट्रॉल है। ये आज के जो हमारे गिने चुने नामों में है वो नाम है। उसके अलावा जो हार्ट की एनाटॉमी से रिलेटेड, कि हाथ में छेद होता है, वाल्व में प्रॉब्लम्स है, बच्चे जन्मते ही उसके साथ है, ये सारे बहुत सारे और भी डिसीज है जो हार्ट से रिलेटेड होते हैं। हार्ट अटैक आना या कार्डियक अरेस्ट होने का कारण बहुत सारे होते हैं, पर हम जो अभी का, अगर एक नॉर्मल इंसान है और उसको ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो रही है, तो क्यों शुरू हो रही है, और उस पर फोकस करते हैं। क्योंकि जो एनाटॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सर्जरी से ही दूर हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा दूसरा रास्ता नहीं। अगर आपके वाल में छेद है, या वाल ओपन नहीं है या बंद है, वहां से अगर हार्ट का जो 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 बनावटी है, आपने हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है, वो उस तरह से भगवान ने हमें दिया है, तो हम उसको सर्जरी से ही थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। उसके लिए वहां पे मैं ये कभी भी किसी को भी एडवाइस नहीं करूंगी कि हाँ आप मेडिसिन से करो, क्योंकि ये कुछ चीजें होती है जहाँ पे सर्जरी कंपलसरी होती है। आयुर्वेद में भी ये सर्जरी थी। आयुर्वेद में जैसे सभी को पता होगा कि चरक और सुश्रुत को मेन माना गया है। तो चरक और सुश्रुत में, सुश्रुत इज द फादर ऑफ द सर्जरी। आज के जमाने में एलोपैथी मेडिसिन में भी, इवन फॉरेन में, एनआरआई कंट्रीज में, जहाँ पे सर्जरी की जो मेडिकल कॉलेजेस है, वहां पे सुश्रुत की पूजा की जाती है एज अ फादर ऑफ सर्जरी। हमारा फर्स्ट सर्जरी आयुर्वेद में हुआ था हमारे गणपति जी का सर का जॉइंट होना, जो कि अश्विनी कुमारों ने किया था। जैसे गणपति जी की सबकी कथा सबको पता है कि उनका सर काट के हाथी का सर लगाया था। तो दैट वाज द फर्स्ट सर्जरी बाय द अश्विनी कुमार इन द ब्रह्मलोक। उसके बाद ये सर्जरी कंटिन्यू ही रही है, बट टाइम बाय टाइम वो थोड़ा सा हुआ कि वो नहीं इतना डेवलप हो पाया है। तो सर्जरी आयुर्वेद में भी होती है, अभी भी होती है। काशी विश्वविद्यालय की तरफ आप जाओगे तो वहां पे भी, हाँ, बनारस यूनिवर्सिटी और काशी में आज भी एक प्रॉपर शल्यशाला के सब्जेक्ट में सर्जरी सिखाई जाती है, और डॉक्टर्स करते भी है। तो ये एक होता है सर्जरी का सब्जेक्ट जहाँ पे हार्ट की एनाटॉमी से रिलेटेड होता है। अब हम आते हैं जो हम कर सकते हैं। हार्ट की मेजर प्रॉब्लम हमारी लाइफस्टाइल है। हमारी लाइफस्टाइल को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमने क्रिएट की है, वो हम उसको सॉल्व करने में बहुत सारा हेल्पफुल रह सकते हैं। सबसे पहले फैटी एसिड्स, जंक फूड्स, फास्ट फूड्स, ये सब कुछ तो जैसे हम बच्चों को भी मना करते हैं, बट हम भी उतना ही खाते हैं। चाहे हम इंडियन वे में खाते हैं, चाहे हम आउटर वे में खाते हैं, बट हम भी खाते ही है। तो हमें उसको रेगुलेट करना है। मैं ये नहीं कहती कि बंद करना है, हमें उसको रेगुलेट करना है। अगर आपने आज एक पकौड़े की प्लेट खाई है, या आपने आज बर्गर खाया है, आपने आज पिज्जा खाया है, उसके साथ आप कोल्ड ड्रिंक भी लेते हैं, ये सारी चीजें हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान करती है। जब आपको पता है ये चीज, हाँ, एक बार का आपका अगर ये डाइट है, तो दूसरे टाइम का, तीसरे टाइम का आप फ्रूट्स पे जाइए, जूस पे जाइए। एक टाइम दिन में ये खा लिया, इट्स ओके, नाउ इट्स फिनिश। आपको फिर वो पूरा दिन उसको मैनेज करना है कि वो जो कंजप्शन हमने बॉडी में लिया है, वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है और नहीं है, उसको हमें क्लीन करना है। घर में कचरा होता है, सबके घर में कचरा होता है, सबके घर में कचरा गिरेगा ही, पर हम रोज सफाई करते हैं। हमारे बॉडी का हम ब्रशिंग करना, नहाना, हेयर वॉश करना, ये हमारा डेली क्या है, क्लींजिंग वर्क है। तो वैसे ही हमारे इंटरनल बॉडी के साथ भी जाता है। जहाँ पे हार्ट जैसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, तो हमें वो इंटरनली उसको क्लींजिंग प्रोसेस करते रहना वो जरूरी होता है। तो ये हमें डाइटरी मैनेजमेंट सीखने की जरूरत है कि हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। दूसरा, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन। अब ये तीनों चीजों में बहुत फर्क है। प्राणायाम आप सभी को जानते हैं, जो ब्रेथ को कंट्रोल करता है। योगा, फिजिकल वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है, और उसका जो काम है, जो जो भी बॉडी ऑर्गन्स है, इट्स नॉट अबाउट ओनली हार्ट, जो हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स है, उसकी जो कार्य शक्ति है उसको बढ़ाता है।
तीसरा होता है मेडिटेशन। यहाँ पे आता है हार्ट का काम, जो मैंने जैसे बताया कि सत्व, रज और तम, जिसको हम गुण बोलते हैं, ये हार्ट से रिलेटेड होते हैं। मेडिटेशन मतलब ऐसी चीज जो आपका दिल और दिमाग शांत करे। आपको सिर्फ बैठ के ओम कर रहे हैं इसका मतलब मेडिटेशन नहीं होता है। ओम का जो उच्चारण कर रहे हैं वो हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज को भी रेगुलेट करते हैं। उसके साथ साथ जब आप इनहेल और आउटलेट करते हैं तब आपको वो थॉट्स भी लाने हैं दिमाग में कि हाँ मेरा बॉडी क्योर हो रहा है, मेरे को कोई पेन नहीं हो रहा है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उस चीज को वो सॉल्व हो रही है या सॉल्व हो चुकी है। तो जो हम एक थॉट प्रोसेस बोलते हैं जिससे हमारे थॉट्स जुड़े हुए होते हैं, उस चीज को कंट्रोल करना होता है, दैट कॉल्स अ मेडिटेशन। सबसे एक छोटी सी और एक ट्रिकी बात बताती हूँ हमारे मेडिकल के हिसाब से। जैसे अगर हमारे किडनी में प्रॉब्लम होता है तो इसका इफेक्ट हमारे फेस पे दिखता है। हमारे फेस पे जब पफीनेस ज्यादा दिखती है, स्वेलन दिखती है, थोड़ा हैवीनेस लगता है, तो आप थोड़ा सोचिए कि हमारी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। और जब हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो पैरों में प्रॉब्लम दिखती है। अगर आपके पैरों में बहुत ज्यादा सूजन रहती है, अगर आपके पैर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो ये आप थोड़ा सा अपने हार्ट को एक बार चेक करवाइए। ये बहुत ही एक छोटा सा की पॉइंट बोल सकते हो कि शुरुआत कहाँ से करें, समझे कैसे कि हमें कुछ प्रॉब्लम है भी या नहीं भी। इसीलिए बोलते हैं कि अगर दिल को स्वस्थ रखना है तो 100 कदम रोज के चलो। अगर आप चल पा रहे हैं, चलने पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आपका हार्ट स्वस्थ रह सकता है। अगर आपको वहां पे वैसा वर्से है, अगर वहां पे प्रॉब्लम हो रही है तो हार्ट में प्रॉब्लम है, या हार्ट में प्रॉब्लम है तो आप वो काम नहीं कर सकते हो। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत छोटे सा की पॉइंट टाइप का है कि शुरुआत कहाँ से करें, या है भी या नहीं भी। तो यहाँ से आप ये चीज ढूंढ सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स तो ढेर सारे हैं, ब्लड रिपोर्ट्स है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, तो वो तो डेफिनेटली, कार्डियोग्राम है, ये सारी चीजें तो है, आपको जो हेल्प करेगी ही करेगी। बट शुरुआत में घर पे, घर से बैठे बैठे। अब जब चलना इतना इम्पोर्टेंट माना गया है तो हार्ट को सही रखने के लिए आप खुद सोचिए कि हमारे लिए एक्सरसाइज कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो फिजिकली हार्ट को, जो फिजियोलॉजी है, जो हार्ट का काम है, उसको नॉर्मल रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो ये सारे मैं ऐसे बताऊंगी कि ये जो हमारे सपोर्टिव थेरापीज है उसके हिसाब से हम चलेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी। सपोर्टिव थेरापीज में सबसे पहले हमारा डाइटरी इंटैक्ट, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और एक्सरसाइज। अब आते हैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट बेस पे। जैसे वात पित्त कफ में कहा गया है, वात तज जो हृदय रोग होते हैं उसमें अर्जुन, अर्जुन का काम बहुत ही अच्छा माना गया है। बल्कि वाग्भट में और उसमें कई जगह पे तो ऐसा कहा है कि आप सिर्फ अर्जुन के पेड़ के नीचे बैठ जाते तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल कम हो जाता है। तो अर्जुन की छाल आती है, अर्जुन का पाउडर आता है, अर्जुन नाम का एक ड्रग है, तो उसका टेबलेट्स आती है, बहुत कुछ मार्केट में अवेलेबल है। बट ये टेबलेट्स आपको अंडर डॉक्टर के प्रिकॉशनरी ही लेना चाहिए। ये ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आप अपनी रेगुलर हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की दवाई के साथ आप रेगुलर बिना डॉक्टर की सलाह के ले सकते हैं। क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ कि कई लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि अगर इफेक्ट करता है तो साइड इफेक्ट भी डेफिनेटली होता है। अगर आपने अर्जुन का पाउडर अपने आप बिना पूछे या बिना डॉक्टर के अंडर कंसल्टेशन ले लिया है और आप ऑलरेडी दवाई ले रहे हैं, तो हो सकता है आपका ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल और डाउन हो जाए सडनली, आपको समझ में भी नहीं आएगा। अगर वो दवाई इफेक्ट कर सकती है तो इट्स शुड बी ए नॉन, वहां पे साइड इफेक्ट भी हो सकती है। तो ये जो है ये थोड़ा सा ऐसी चीज नहीं है कि मैं सर्दी जुकाम या पेट दर्द के लिए जैसे बोला कि हाँ ये घरेलू है, मैं होम रेमेडीज कर दो, ऐसे बताऊं कि हाँ आपने ले लिया और ठीक है। तो ये दवाई मैं बिल्कुल ऐसे एडवाइस नहीं करूंगी कि आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या अपने आप लेना चाहें। जो पित्तज होता है उसके लिए आंवला, और कफज होता है उसके लिए दालचीनी, ये तीन मेन ड्रग बताई गई है आयुर्वेद में। तो उसके अलावा अगर हम नॉर्मल वे में कहना चाहे कि अगर हम स्वस्थ है, अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है,
तो हम क्या ले सकते हैं कि हमारा हार्ट स्वस्थ रहे, तो अब आप त्रिफला ले सकते हैं। त्रिफला आपको सारी तरह से सारे बॉडी ऑर्गन्स में हेल्प करेगा। त्रिफला में तीनों चीजें होती है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। तो ये आपको वात, पित्त, कफ और उनसे मैनेज करवाता है। उसके अलावा कुछ कुछ अगर चीजें मैं बताऊं तो छोटी इलायची हो गई, दालचीनी हो गई, जिंजर हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, फिर पोमेग्रेनेट हो गया, अनार का जूस हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले फूड हो गए जैसे कि आलमंड्स हो गया, वॉलनट हो गया, एप्पल हो गया, एन एप्पल अ डे कीप अ डॉक्टर अवे। सो ये जो सारी चीजें हैं ये आप डाइटरी इंटेक में शामिल कर सकते हैं आपके हेल्दी हार्ट के लिए। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा पेन है, मैं अगेन फिर से बोलूंगी कि गूगल है या त्रिफला है या अर्जुन है, ये जो सारी मेडिसिन है आयुर्वेद के हिसाब से जो स्पेशली हार्ट के लिए बनी है, ये आप बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप मत शुरू कीजिएगा, चाहे किसी भी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर में, क्योंकि उनको पता होता है कि आप कौन सी एलोपैथी मेडिसिन साथ में ले रहे हैं, और उसके बाद फिर वो उस हिसाब से आयुर्वेदिक डोज बढ़ाते बढ़ाते एलोपैथी डोज कम कम करते हैं। सडनली कभी भी आयुर्वेदिक दवाई शुरू कर दी मैंने और एलोपैथी बंद कर दी, ये स्पेशली शुगर और हार्ट के मामलों में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्लोली स्लोली आप स्विच हो सकते हैं एलोपैथी टू आयुर्वेदा, ये मान सकती हूँ, बट सडनली आपको कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। अब आते हैं पंचकर्मा। पंचकर्मा में आयुर्वेद का हार्ट के रिलेटेड बहुत ही अच्छा माना गया है। एक तो होता है उरबस्ती और होता है हृदय बस्ती और शिरोपीचू। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगी। इसको आप थोड़ा सा घर पे ट्रायल कर सकते हैं अगर आपने एक बार कहीं से सीखा है या कुछ किसी के अंदर में ट्रेनिंग ली है तो, या आपने देखा है। शिरोपीचू का मतलब होता है सर के ऊपर ऑयल का या घी का, जिस हिसाब से आपका प्रॉब्लम है, तो जो मेडिकेशन ऑयल या मेडिकेशन घी आता है उसके हिसाब से उसका पीछू, मतलब एक जो कॉटन कपड़ा आता है मलमल का, उसके ऊपर रख के उसको रखना है। जैसे हम नॉर्मली जब फीवर होता है तब पट्टी रखते हैं, तो दैट कॉल्स अ पीछू इन आयुर्वेदा। बस्ती का मतलब होता है उड़द के आटे का एक लेयर बनाते हैं, उड़द के आटे से हम एक बाउंड्री बनाते हैं और उसके अंदर ये तेल या घी जो भरना है वो भर के उस जगह पे रखते हैं, तो वो बॉडी के अंदर उतरता है, तो इट इज इफेक्टिव। तो हृदय में उराबस्ती और हृदय बस्ती और शिरोपीचू, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी सी मानी गई है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा पंचकर्मा के थ्रू जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो अंडर डॉक्टर प्रिकॉशंस के साथ ये ले कर सकता है। इसका रिजल्ट सच में आयुर्वेद में अच्छा माना गया है। तो कोई ऐसा बोलता है कि हार्ट डिसीज में आयुर्वेद कुछ नहीं करता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, इनका रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है। अब सबसे मेन हमारी बात आती है कि मेंटली प्रेशर। मेंटली प्रेशर में ये शिरोपीचू, शिरोधारा, ये सारी चीजें काम आती है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि शिरोगत मर्म भी होता है, हृदय को हम शिरोगत मर्म भी मानते हैं। तो शिरोगत मर्म क्या होता है? हमारा जो मेन, हम आज के जमाने का अगर मैं अभी का बताऊं तो सबसे ज्यादा हमारा प्रेशराइज लाइफस्टाइल होता है। हर किसी बंदे को, हर किसी इंसान को, छोटे बच्चे से लेके आप 80 ईयर्स के इंसान को पूछ लो, सभी को कुछ ना कुछ प्रेशर, कुछ ना कुछ टेंशन रहती ही रहती है। वो हमारी लाइफस्टाइल में इंक्लूड हो चुका है और हमने इतना अच्छे से इंक्लूड कर लिया है उस चीज को कि हम उससे निकलना ही नहीं चाहते हैं। हमें सब पता है कि ये कम कैसे होता है, इसका इलाज क्या है, इसका आंसर क्या है, बट फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से जो प्रेशर बनता है, तो वो प्रेशर किस पे होगा? उसके बेस पे जाएगा। उसका बेस कौन है? हृदय। तो वहां पे वो इफेक्ट होता है। तो उसके लिए फिर वो शिरोपीछू, शिरोबस्ती, शिरोधारा, ये सारी चीजें अच्छी मानी गई है। अब आयुर्वेदा के मेन जो हार्ट के जो मेन प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे, उस पे आते हैं। एक तो होता है एंजाइना पेक्टोरियस। एंजाइना पेक्टोरियस में ये होता है कि हमारे लेफ्ट आर्म में दर्द होता है, हमारा ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाता है, हमें बर्निंग सेंसेशन होता है हार्ट में। अब ये एसिडिटी की वजह से भी होता है और हार्ट की प्रॉब्लम की भी वजह से होता है, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना बहुत कंपलसरी होता है। कई बार ठंड में या स्पेशली ओल्ड एज में खाना हजम नहीं होने की वजह से तो जो प्रॉब्लम होती है, तो कई बार वो एक सिस्टमेटिक जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड भी हो सकता है और हार्ट के लिए रिलेटेड भी हो सकता है। तो इसको डिफरेंशिएट करना उस टाइम पे बहुत जरूरी होता है।
हम ऐसे हर बार नहीं कह सकते कि हाँ एसिडिटी की वजह से ही पेन हो रहा है, कई बार ये सीरियस हार्ट की पेन भी हो सकती है। तो इस बेस पे हमेशा ही फोकस रखिए कि जब भी आपको चेस्ट पेन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो उसको सिर्फ एसिडिटी है ऐसा सोच के उसको निग्लेक्ट मत कीजिएगा। दूसरा होता है एमआई, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, वो आजकल सबसे ज्यादा जो माना गया है। ये होता है लेस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, जहाँ पे हार्ट काम करना बंद कर देता है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था, हार्ट अटैक का डिफरेंट एंजाइना और कार्डियक अरेस्ट की वजह से। इसमें यहाँ पे हमें ब्रेथलेस होती है, वॉमिटिंग होती है, कोलैप्स हो जाता है इंसान। तो ये मेजर एक चीज मानी गई है। उस टाइम पे हमें सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर हर एक को सीखना चाहिए, जैसे आप योगा सिखाते हैं वैसे ही एक सीपीआर एक टेक्निक होती है, जिसको आई थिंक सबको पता होता है सीपीआर क्या है। बट एक टेक्निक होती है जो हमें सबको आनी चाहिए, हमें सबको सीखनी चाहिए। आपको बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएंगे कि बहुत सारे कैसे सीपीआर सीख सकते हैं। तो वो आपको एक टेक्निक आनी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ सेविंग होता है। कई बार हम अपने ही इंसान को सीपीआर की वजह से बचा सकते हैं। तो ये दो चीजें मैं जरूर इंक्लूड करना चाहूंगी कि एक आपको सीपीआर आना चाहिए, और एक प्राणायाम मेडिटेशन का जो डिफरेंशिएट है, खाने में का जो इंटेक्ट है, वहां पे आप कर सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जाओ तो मैंने बताया कि अनार है फ्रूट्स में। वेजिटेबल्स में आप ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, जो भी फ्लावर बेस्ड है। क्योंकि हार्ट का शेप देख लीजिए, हार्ट मसल्स है, तो जो भी उस शेप का वेजिटेबल है, ब्रोकली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, उसको आप खा सकते हैं। ये बहुत ही हमारे जो 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 शास्त्रों में खाने पीने का आहार पथ्य अपथ्य बताया गया है ना, ये बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि जहाँ पे जिस शहर में जो रोग ज्यादा पाया जाता है, उसका इलाज हमारे आसपास ही होता है। तो ये हमारा ही है। सबसे बड़ी बात, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अल्कोहल डेफिनेटली बॉडी पे इफेक्ट करता है। कई लोग कहते हैं कि थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लेने से फायदा रहता है, ये है, बट वो आपकी क्वांटिटी आप खुद डिसाइड कीजिए। बट ये इफेक्ट करता है, क्योंकि अल्कोहल वर्क्स ऑन द लीवर, लीवर अगेन रक्त वह स्रोत में आता है, जो अगेन हार्ट पे इफेक्ट करता है। स्मोकिंग, चाहे वो पैसिव हो या एक्टिव स्मोकिंग हो, कोई भी स्मोकिंग हो, वो लंग्स को इफेक्ट करती है। हमारा जो हार्ट है वो दो लंग्स के बीच में है। पूरा हार्ट को इतना प्रोटेक्शन दिया गया है कि हार्ट खुद एक इतना सॉफ्ट मसल है कि वो लंग्स के अंदर कवर है, उसके बाद भी उसके ऊपर पूरा, जिसको हम हार्ट पिंजर बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो हार्ट पिंजर जो हमारा जो रिब्स होती है, रिब्स की कैविटी के अंदर उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया है। मतलब बिल्कुल एक छोटे से छोटा बच्चा जब प्रेगनेंसी रहती है या जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब हम कितना प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा है, वो अभी बीज है। शुरुआत में कहते हैं प्रेगनेंसी में कि शुरुआत के 3 महीने संभाल लो, तो सेम हार्ट के साथ है। हार्ट इतना नाजुक है, इतना अच्छा है और इतना मेन है कि उसको खुद ईश्वर ने जो हमारी बॉडी बनाई है, उसको प्रोटेक्शन लेयर इतना सारा दिया हुआ है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सारी चीजों को, अगर इतनी कोई नाजुक चीज हमारे पास है और इतनी इम्पोर्टेंट है, तो हमें उसका डेफिनेटली ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको फिर से अगेन एडवाइस करूंगी कि आयुर्वेदिक उपचार में आप ये सारी जो सपोर्टिव थेरेपीज है, ये सारी आप कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, ये आपको हेल्प करेगा। मेडिटेशन का फर्क मैंने समझाया, प्राणायाम, एक्सरसाइज और योगा का। ये आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन की वजह से आपका जो दिमागी संतुलन है या एंजाइटी लेवल है या प्रेशर लेवल है, वो कम रहता है, और उसके बाद उसका इफेक्ट आपको हार्ट पे दिखने को मिलता है। बट आयुर्वेदिक जो ड्रग्स होती है, जो स्पेशली हार्ट के लिए है, वो बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं सडनली आपको स्टार्ट करनी चाहिए। आप डाइटरी इंटेक डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं अपना, आप वॉक अपना रेगुलर कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज अपनी रेगुलर कर सकते हैं। आप खाने में एप्पल के साथ नॉर्मली वॉलनट का कॉम्बिनेशन लेते हैं। अगर मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि सब देश और प्रदेश हर जगह पे उसका बीमारी भी होती है और उसका इलाज भी होता है। जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे, वहाँ पे एप्पल ज्यादा होते हैं, वहाँ पे वॉलनट ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हाई पे है। अगर हम देखा जाए तो दैट वेरी नियरेस्ट टू हिमालय, हाई हाई पीक पे है। वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल सबसे ज्यादा पहले कम होता है जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं। तो वहां पे एप्पल और वॉलनट क्यों वहीं पे भगवान ने मतलब उगाने को बोला है? क्योंकि
वहां पे अगर वो खाते हैं, हम वहां पे लोग वहां पे रूटीन डाइट में अपना वो इंक्लूड करते हैं, तो वो चीज क्या करती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बढ़ाती है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का जो काम है, ऑक्सीजन इंटेक करने का काम है, वो बढ़ाती है। तो ये हर जगह में, चरक ने भी बोला गया है कि जहां देखो वहां पे दवाई है। कोई भी ऐसी धरती पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप मेडिसिन नहीं बोल सकते हो। तो ये जो सारी छोटी छोटी बातें हैं, वहां पे हमें फोकस करना चाहिए कि जिससे हम उसको हार्ट को हेल्दी एंड वो रख सकते हैं। और दूसरा आता है हमारा हाइपरटेंशन जो, और हाई कोलेस्ट्रॉल, जो सबके साथ आई थिंक कॉमन होता है। कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली आप डाइट से मैनेज कर सकते हैं, आपकी मेडिसिन अंत में बंद भी हो सकती है, बट उसके लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज और डाइट में पूरा फोकस करना पड़ेगा। अब बात आती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन नॉर्मली जो हमारा सत्वर रजतम गुण बताए गए हैं उसके हिसाब से जो हमारा मेंटल प्रेशर होता है, एंजाइटी लेवल होता है, स्ट्रेस होता है, जो हमारी लाइफस्टाइल होती है ड्यू टू हाई डिमांड मल्टीटास्किंग, इसकी वजह से होता है ज्यादातर। तो वहां पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये तो उसके मेन कॉज है। अगर आप उस कॉज को जान लेंगे अपनी बॉडी का, बाकी सबका छोड़ दीजिए, अपनी बॉडी का वो कॉज जान लेंगे, तो वहां पे उसको कंट्रोल करके आप ये डिसीज को कंट्रोल कर सकते। डिसीज का मतलब होता है जहां पे आप कंफर्टेबल नहीं हो, जहां पे आप इजी नहीं हो, डिस इज, जहां पे आप इजी नहीं हो, दैट कॉल्स डिसीज। आपको हाइपरटेंशन है पर अगर वो रेगुलेट रह रहा है, वो मैनेज हो रहा है, तो इट्स ओके। एज के साथ कुछ बॉडी चेंजेस आते हैं, तब जाके इसको एक्सेप्ट करना वो अच्छी बात है। पर अगर आपका प्रेशर लेवल अप एंड डाउन ज्यादा हो रहा है, तो आपको हेमरेज, स्ट्रोक, अटैक, ये सारे उसके बाद की जो कॉम्प्लिकेशन है वो होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहां पे आपको कंट्रोल करना है। आपको मेरे को क्यों हुआ इससे ज्यादा, ये इसको अब हम यहीं पे कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंशन, उस पे आप ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर और कुछ है आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और जाते जाते सबका एक कॉमन क्वेश्चन होगा शायद आज के लिए, क्योंकि मेरे को अभी आजकल बहुत ज्यादा पूछते हैं लोग, तो मैं पहले ही उसका आंसर बताती हूँ कि कोरोना के बाद सबके हार्ट अटैक आने का सिलसिला क्यों इतना बढ़ गया है। हम जिसे सोचते हैं, देखते हैं, हार्ट अटैक आ गया, मतलब सुबह तक तो ठीक था, दोपहर में हार्ट अटैक आ गया, और ये बहुत बड़ा है। ये डेफिनेटली एक संशोधन का विषय है, इस पे मेडिकल साइंस खुद रिसर्च कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर अगर मैं अपने नॉलेज के हिसाब से जो समझ में आ रहा है वो अगर मैं समझाना चाहूँ या बताना चाहूँ, तो ये रहेगा कि जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में कि एंजाइना और कार्डियक अरेस्ट और एमआई के बीच में, हार्ट अटैक के बीच में डिफरेंट क्या है। तो जब हार्ट दो लंग्स के बीच में होता है, तो कोरोना में सबको पता है कि हमारे लंग्स सबके इफेक्ट हुए हैं, उसमें कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स आई है। तो उसका जो ऑक्सीजन लेवल का काम करना है, जो हमारे लंग ऑक्सीजन का काम करते हैं, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड देना, वहां पे उसका थोड़ा सा प्रेशराइज हुआ है, लंग्स की जो कार्य शक्ति है वो कम हुई है। तो डेफिनेटली उसका जब प्रेशर सडनली हार्ट पे आता है, तब हार्ट सडनली काम करना बंद कर देता है। जैसे मैंने बताया ना कि हार्ट अटैक में ये होता है कि हार्ट ही रॉब्ड हो जाता है पूरा, हार्ट खुद काम करना बंद हो जाता है कोरोनरी आर्टरीज की ब्लॉक होने की वजह से। तो कार्डियक अरेस्ट में भी यही होता है कि जब वो काम करना ही सडनली बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ लेक ऑफ ऑक्सीजन। तो कोरोना के बाद हार्ट अटैक का मामला बढ़ने का एक कारण मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है, बट स्टिल इट्स गोइंग अंडर द फाइंड आउट द प्रोसेस कि क्यों हो रहा है ऐसा। बट हाँ, डेफिनेटली आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये डेफिनेटली बड़ा है, पहले इतना हम नहीं सुनते थे। और आज तो मतलब इंसान को अगर हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही सडनली कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स होता है मतलब वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिला। कोलैप्स वर्ड ही वही होता है कि जिस बॉडी ऑर्गन्स को वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है उसकी वजह से आप बेभान हो जाते हो, या सडनली आप बंद हो जाता है आपका काम करना। तो वैसा ही आजकल हमें जो देखा गया है, तो ये एक मेन रीजन है। तो अगर हार्ट को आपको इस चीज से बचना है, तो अगेन वही प्राणायाम पे आते हैं कि आप लंग्स को क्लियर कीजिए, लंग्स में ज्यादा ऑक्सीजन रखिए ताकि वो हार्ट को सपोर्ट कर सके। तो अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं,
मेरे हिसाब से अगर जो भी क्वेश्चन है आपके, सरोज जी। जी डॉक्टर साहब धन्यवाद, बहुत अच्छा आपका व्याख्यान था। इतने कम समय में इतनी सारी चीजों को कवर करना बहुत ही मुश्किल था, आपने किया। तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। आप लोगों के कुछ तो एंटिसिपेटेड प्रश्न जैसे कोरोना को लेकर डॉक्टर साहब ने किए ही कि ये आपके दिमाग में हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप क्या सोचते हैं, क्या आपके दिमाग में प्रश्न है, अपना कोई अनुभव हो जिसके आधार पर आप कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज कहिए। जी बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये हार्ट अटैक आया तो ये हार्ट दाबने वाले डॉक्टर बताते हैं की आवाज ठीक से नहीं आ रही। हार्ट जब वो हार्ट अटैक आता है चलते और वो गिरता है तो जो डॉक्टर सलाह दे कि हार्ट दाबना चाहिए, सुस्ताम पड़ा है, तो वो प्रक्रिया है कोई जगह बिहार से उसको आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। और सुन रहा है सवाल ऐसे ये हार्ट अटैक एकदम तेज आ जा रहा है और आदमी बढ़ता है, डॉक्टर सलाह देते हैं कि उसके हाथ को जो साथ चलने वाला व्यक्ति होता है वो यदि उसने उसके हाथ को हार्ट को दाबता है तो दाबने उसको आराम है और इस समय मिल जाता है कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाए। ये प्रक्रिया है। हाँ, उसी को मैंने बोला ना कि सीपीआर सबको सीखना चाहिए। वही हार्ट जो दाबना होता है, ऐसे करके आपके प्रेशर करके ऐसे दबाना होता है 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स। मुंह से ऑक्सीजन देना होता है, मुंह से मुंह, हम लिप से लिप लगा के ऑक्सीजन कैसे देते हैं, तो ये इसी को सीपीआर बोलते हैं। तो ये एक प्रॉपर टेक्निक है, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप सीख सकते हैं सीपीआर कैसे देना है। आप किसी डॉक्टर के पास जाके भी ये टेक्निक डेफिनेटली सीख सकते हैं, बहुत इजी है। और मैं तो चाहूंगी कि ये हर एक को सीखना ही चाहिए। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप मेडिकल फील्ड से है या डॉक्टर ही है या नर्सिंग में है, ये हर एक इंसान सीख सकता है। आपको हार्ट की जगह सबको पता है कि लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, आप थोड़ा आगे पीछे करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, डॉक्टर जो आपको सीपीआर सिखाएगा वो आपको एग्जैक्ट जगह भी बता देगा कि आपको यहाँ पे प्रेस करना है, ऐसे करना है, इतने प्रेशर के साथ करना है। तो ये एक टेक्निक है, ये आप कोई भी सीख सकता है और सीखना ही चाहिए। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और कोई प्रश्न हो तो बताएं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। डॉक्टर विजय आनंद बोल रहा हूँ। हाँ जी। कुछ लोगों को समस्या ये आती है कि जी हमारे तो ब्लॉकेज बता दी 70%, 90%, भर्ती हो जाओ, भर्ती हो जाओ। तो उनको भर्ती होने से कैसे रोकें, ये बताइए। डिपेंड करता है ना कहाँ पे है ब्लॉकेज, कितनी ब्लॉकेज है। मैंने फिर से बोला ना कि मैं सर्जरी के बिल्कुल खराब नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं बताऊंगी कि हाँ आप सिर्फ मेडिकेशन पे जाइए, ब्लॉकेज है और तो आप सर्जरी के लिए मत जाइए। जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे आपको सर्जरी करवानी पड़ती है। अगर आपकी मेन ऑर्टा में है, कौन सी जगह पे है, कितना ब्लॉकेज है, कितना थ्रोम्बोसिस है आपका, उसके साथ जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, आपकी एज क्या है, ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो उसको आप अगर माइनर है, थोड़ा सा है, छोटा सा है, तो ये डाइट इंटेक्ट है, फिजिकल एक्सरसाइज, इन सब बातों जो सपोर्ट सिस्टम है उससे डेफिनेटली कर सकते हैं। बट वो उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसको आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको वो सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहिए। आपको अगर डॉक्टर आपका सजेस्ट करता है तो ये नहीं एडवाइस दे सकते हैं कि आप सर्जरी के लिए मत जाइए। डॉक्टर साहब ये ब्लॉकेज से ही जुड़ी हुई बात ये है कि ब्लॉकेज अगर ज्यादातर लोगों को जब वो चेक कराते हैं तो कुछ ना कुछ 30%, 40%, 50%, 70% दिखाई, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है? आयुर्वेद में क्या उसका ट्रीटमेंट? देखिए, ब्लॉकेज क्यों होता है पहले ये समझना होता है। ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज और वेन्स होती है उसमें ब्लड के ही क्लॉट जम जाते हैं, ठीक है, उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अगर हम ब्लॉकेज को निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे पाइप में कचरा फंसा हुआ है, हमने पानी का प्रेशर देके मेडिसिन देके
वो कचरा निकालने की कोशिश की और उसकी जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो कहीं और जाके फंस गए, तो वो निकले तो नहीं है बॉडी में से, वो क्लीन तो नहीं हुआ है, तो वहां पे आपको वो और भी प्रॉब्लम करेगा। तो वही मैंने बताया ना कि वो कौन सी जगह पे है, कितने लेवल पे है, आपकी एज क्या है, आपके बॉडी में और कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ये सारी चीजें देखने के बाद ही होता है। ब्लॉकेज है और हमने मेडिसिन ले ली या मेडिसिन से होगा या हमें सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, ये डिसीजन आप चाहे 10 डॉक्टरों का रिव्यू ले सकते हैं, ये फाइनल डिसीजन आपका रहेगा। आप जब 5 या 6 डॉक्टर्स को मिलेंगे या वो होंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि सभी डॉक्टर्स ने ये सब बोला है। देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कुछ काफी ऐसी मेडिकल प्रैक्टिस में ऐसी फॉल्स प्रैक्टिस भी होती है कि हाँ सीधा सर्जरी के भेज दो, कुछ भी नहीं है, इंसान टेस्ट करवाने गया और सीधा सर्जरी करवा के आता है। तो मैं ये नहीं एडवाइस करती कि आप उनकी बात को इग्नोर करें और ये भी नहीं कहती कि आप उनकी बात को फुल्ली फॉलो करें, आप चाहे किसी और से भी आपका ओपिनियन ले सकते हैं। बट ब्लॉकेज कॉन्स्टेंटली, एक बार ब्लॉकेज ज्यादा है तो आपको वो सर्जरी से ही जा सकता है, मेडिसिन से वो कम हो सकता है, बट वो कितना आप फिर उस चीज को फॉलो करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल को आपकी बॉडी कितना इफेक्ट करती है वो आपको चेक करवाना पड़ेगा। अगर शुरुआत यंग एज में है और आपका 20% ही ब्लॉकेज आ रहा है, तो आप अपना जो डाइटरी फैक्ट्स है, जो आंवला मेडिसिन बताया मैंने या अर्जुन बताया, जो वो भी अंडर डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर के प्रिकॉशन के अंडर में, योगा प्राणायाम एक्सरसाइज, ये जो आपका जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करके आप उसको क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि वो तब तक इतना जमा नहीं है, इतना मोटा गट्ठा नहीं हुआ है, तो वहां पे ये काम करता है। जी, और प्रश्न? देवेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, डॉक्टर साहब ठीक ने है। जो हृदय की डॉक्टर साहब नमस्कार, आपने जो नमस्ते। हृदय की स्थिति के बारे में श्लोक बोला था वो हाँ पटल जी। पर डाल दीजिएगा। अच्छा, जी हृदय का श्लोक होता है स्तन्यो मध्ये अधिष्ठानम, जी स्तन्योः मध्ये अधिष्ठानम उरस्य आमाशय द्वारम जी स तु सत्व रजतम अधिष्ठानम हृदयम। धन्यवाद। ठीक। जी, और कोई कुछ पूछना चाहें? जी डॉक्टर साहब, मैं एक क्वेश्चन मेरा भी था। हाँ जी पंडित। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी अच्छी जानकारी दी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई आदमी स्वस्थ, हम समझते हैं कि वो स्वस्थ है, अपने कार्य पे लगा हुआ है, चाहे वो डांस में, अभी बहुत बार ऐसा देखने को मिला हुआ है कि कोई डांस कर रहा है या कुछ कर रहा है, एकदम से उसको इस तरह के हार्ट अटैक आ जाते हैं और वो वहां पे गिर जाता है और वो ठीक भी नहीं हो पाता है। क्या उसको पहले से कोई ऐसा सिम्टम नहीं पता चल पाता है? मैंने वही आपको पहले ही, इसीलिए मैंने जब अपना सेशन एंड कर रही थी तब पहले ही बताया कि आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है और सबका ये मानना है, ये एक संशोधन का विषय है कि ये कोरोना के बाद बढ़ा है। उससे पहले हमें इतना सडन वाला, जैसे आप कह रहे हैं डांस कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, हल्दी लगा रहे हैं, शादी में बैठे हैं, ऐसे ही बैठा हुआ इंसान बात कर रहा है, फोन पे बात कर रहा है, ये बहुत बड़ा है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये मेडिकल साइंस के लिए भी एक अभी एक रिसर्च का सब्जेक्ट बन चुका है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो मैंने समझाया ना कि उसका रीजन हार्ट बाद में आता है, उस हार्ट को उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है सडनली। अब ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलता है? ड्यू टू कोरोना की वजह से जो हमारे लंग्स इफेक्ट हो चुके हैं, उसकी वजह से लंग्स में जो प्रॉब्लम आ चुकी है, जो डिफेक्ट हो चुका है पार्ट, उसकी वजह से जब वो लंग्स अपना काम नहीं करता है तब वो ऑक्सीजन लेवल हार्ट को नहीं पहुंचा पाता है। सडनली जब हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, हार्ट को अपना पंपिंग का काम करने के लिए जो जो ब्लड हमें वो देता है पूरी बॉडी को सफाई करके, वो देने के लिए उसका ऑक्सीजन, उसका खाना ऑक्सीजन है, सडनली अगर उसको खाना मिलना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? तो उसी टाइम पे कॉलेप्स हो जाता है। तभी हम आज भी, इवन आप न्यूज में भी सुनेंगे कि कॉलेप्स हो गया। कॉलेप्स का मतलब ही वही होता है कि वो सडनली ऑक्सीजन नहीं मिलता है और उसी टाइम पे हार्ट बंद हो जाता है। मतलब आप उसको समझो, अभी मैं भी प्रेजेंट हूं ना सामने, तो भी समझो, देखो, कुछ ट्रीटमेंट करो, उससे पहले तो वो इंसान मर जाता है। बिकॉज इसका रीजन ही वही है कि उसको उस टाइम पे ऑक्सीजन सडनली नहीं मिला है। तो इसका अभी थोड़ा सा रिसर्च चल रहा है, मैं इस पे कुछ ज्यादा टिप्पणी अपनी नहीं दे सकती कि क्यों नहीं होता है।
इसी पे मैं ये जैसे समझ रहा था कि या कोई बहुत ज्यादा मतलब अपने स्ट्रेस में है, या कोई हाँ, गुस्से के रूप में है, या मतलब अंदर से उसका कुछ ऐसा चल रहा है, या वो किसी कार्य को कर रहा है तो ज्यादा स्ट्रेस लेके कर रहा है, वो या तो है ही, वो तो गुस्से है में ही, वो है। तो देखिए, वो तो किसी के साथ भी है, हम्म, वो तो किसी के साथ भी है, क्योंकि आज की लाइफ स्ट्रेसफुल है। तो वो तो एक रीजन है ही हार्ट अटैक आने का। अगर स्ट्रेस वाइज देखा जाए तो वो तो हमेशा ही रहेगा। और मतलब मैंने बताया ना, 8 साल से बच्चे से लेके 80 साल का आप ले लो, सबको पूछो, सबको स्ट्रेस है। बच्चों को पूछो, बच्चों को पढ़ाई का भी स्ट्रेस होता है आजकल को। तो हम भी पढ़े हैं, हम भी बड़े हुए हैं, हमें तो कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं होता था उस टाइम पे, आज पूछो। तो वो तो हमारी लाइफस्टाइल का एक इंक्लूड हो गया है पार्ट। तो वो एक चीज तो है ही। बट जो ये आजकल देखा गया है कि हंसता भला इंसान फोन पे बात कर रहा है, नॉर्मल बैठा है, और सडनली हार्ट अटैक आ जाता है, वहां पे ये जो ऑक्सीजन वाला है काम वो होता है, क्योंकि हमारे लंग्स जो डिफेक्ट हो चुके हैं। तो वैसे भी पोल्यूशन भी हमारा होता है, तो वो वहां पे हमें जो क्योर करना है ना, हम सोचते हैं कि हार्ट अटैक आ जाए। तो शुरुआत हार्ट से नहीं होती, वहां पे शुरुआत लंग्स से होती है। तो उसका कारण ढूंढना पड़ता है। तो ये दो चीजें होती है, स्ट्रेस लेवल की वजह से हार्ट अटैक आना है, उसमें तो आपको फिर भी थोड़े साइन सिम्टम्स मिलते हैं, पसीना बहुत आ जाता है, आपके लेफ्ट आर्म में पेन होता है, आपको चेस्ट में पेन रहता है, आपको चेस्ट में हैवीनेस रहती है, आपको गुस्सा आ जाता है, आपको कई बार आपकी होठ या जो आपकी बोलने की क्षमता है वो लड़खड़ाने लगती है, आपके फेस पे पूरा रेडनेस हो जाता है, आपको हार्ट में बर्निंग सेंसेशन होता है। अगर स्ट्रेस की वजह से होता है ना, तो शुरुआत में फिर भी ये सारे सिम्टम्स हमें थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। अगर हम ऐसे भी, आप देख लो अपने खुद के घर में कि अगर किसी इंसान को स्ट्रेस होता है, वो ऑफिस से आता है या घर के काम में होता है, या आप ऑफिस से आते हो, आप अपनी वाइफ को देखते हो, आपको फेस देख के ही समझ में आ जाता है कि क्या हो गया है, आज किस बात की चिंता हो रही है। चिंता मतलब स्ट्रेस हुआ ना। तो वो हमें समझ में आ जाता है कि ये इसकी वजह से ये हो रहा है, हमें उसी को वहीं पे कंट्रोल करना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, आयुर्वेद में सत्व रज और तम ये हार्ट को माना गया है, वो डायरेक्ट। अब ये सारी चीजें हमें दिखती नहीं है, मन हो गया, आत्मा हो गई, गुण हो गए, सत्व रजस तम, ये सारे गुण हो गए, ये सारी चीजें होती है जो कर्मेंद्रिया हमारी हो गई, जो हमारी सेंसेस हो गई। सूंघना, सूंघना कोई बता सकता है हवा कहाँ है, कोई बता सकता है? हम पवन को, हवा को, विंड को दिखा सकते हैं कि हाँ ये हवा चल रही है, बट व्हाट इज हवा, हमें पता नहीं होता है। तो ये जो दृश्य पर अदृश्य चीजें होती है, हम सबको पता है कि आज हमारा मन ठीक नहीं है, आज हमारी आत्मा मर गई है, मतलब हम कहते हैं कि हाँ इंसान मर गया, मतलब उसकी आत्मा चली गई, बट व्हाट इज सोल? अब आप उसको दिखा नहीं सकते, हाँ कुछ ऐसे निकले हैं अभी कि वो ऐसे दिखाते हैं, बट हम मन हो गया, आत्मा हो गया, या ये हमारी सेंसेस हो गई, देखना। आइज होती है, आइज का काम, हमें आइज दिखती है, बट आइज जिस तरह से देखती है, हम उसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझते हैं कि किस तरह से वो देखने का काम करती है। बट जो वर्ड देखना है, जो वर्ड सूंघना है, जो वर्ड फील करना है, उन सारी चीजों को हम कभी डिस्क्राइब कर ही नहीं पाए हैं। तो ये वही बात आती है कि जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो फिर भी स्ट्रेस लेवल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके वजह से जो आपको सिम्टम्स दिखते हैं उसको आप वहीं पे रोक भी सकते हैं। बट जो ऑक्सीजन वाला और ये जो सडनली आजकल जो बहुत ज्यादा होता है, और यंग एज वाले लोगों को भी होता है, ऐसा भी नहीं होता, मतलब जिम करते करते लोगों को हो जाता है, खाते हुए, बैठते हुए, शादियों में, कहीं पे भी हार्ट अटैक आ जाते हैं। तो वहां पे भी यही वर्ड यूज होता है कि कॉलेप्स हो गया, सडनली कॉलेप्स हो गया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा ना, एक जो आपने अर्जुन की छाल बताई, हम लोग योगा हाँ में जी। जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं वहां पर कि अर्जुन की छाल का पाउडर वो करके वो एक हफ्ते में एक दिन या 2 दिन यदि आपने अपने ब्लड को थिक से थिन में वो करना है तो उसकी चाय आप बना करके पीजिए, जैसे चाय हम्म। बनाते हो सेम वैसे ही। हम्म। तो आप बता रहे हो कि ये ऐसे नहीं पीना चाहिए, और ऑफ मेरा भी कोर्स, एक्सपीरियंस है कि मैंने भी उसको जब पिया तो मुझे एसिडिटी टाइप की मुझे भी लगा। तो मैंने आपको वही बताया कि हृदय से रिलेटेड जो ड्रग्स बताई गई है ना, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आंवला ले सकते हैं, ठीक है, आंवला में उसका इफेक्ट है, हृदय पे आपका, हार्ट पे आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका इफेक्ट है, ठीक है, बट उसका कोई इतना मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। बट अर्जुन बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, और इसीलिए मैंने अर्जुन नाम का स्पेशली यहाँ पे यूज किया। भल्ला तक एक आता है, वो भी एक मेडिसिन का नाम है, वो हम विश मेडिसिन बोलते हैं भल्ला तक को। तो इसीलिए मैंने उसका तो बिल्कुल जिक्र भी नहीं किया कि वो मेडिसिन आप लो।
तो अर्जुन बहुत ही लोग कॉमनली लेते हैं, वो मुझे पता है, इसीलिए मैंने मना किया कि आप बिना गाइडलाइंस के अर्जुन का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं, अब देखिए कि जैसे चाय पीने से एसिडिटी हो रही है तो उसका इफेक्ट हो रहा है, तो उसका साइड इफेक्ट डेफिनेटली होता है। तो आपकी बॉडी पे वो क्या इफेक्ट होता है, तो उसके लिए वो अंडर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या उनको आपकी और मेडिसिन के बारे में पता होता है, तो वो डोज रेगुलेट करना कंपलसरी होता है। तो आप अगर आप नॉर्मल जाना चाहे तो आप आंवला है, त्रिफला है, दालचीनी है, छोटी इलायची है, लहसुन है, गार्लिक है, फिर आलमंड्स है, वॉलनट है, एप्पल है, पोमेग्रेनेट है, जो ये सारी जो हमारी जो चीजें हैं जो हम डायट्री से रिलेटेड कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, बट नॉट स्पेसिफाई द प्रॉपर मेडिसिन फॉर द आयुर्वेदा के हिसाब से जो हृदय के लिए मेडिसिन बताई गई, जैसे अश्वगंधा हो गया, अर्जुन हो गया, भल्लातक हो गया, गूगल हो गया। तो अगर आपको हार्ट डिसीज है, तो कोई भी टाइप का हार्ट डिसीज है, तो ये आपको थोड़ा सा सोच समझ के किसी डॉक्टर के अंडर में ही लेना चाहिए। जैसे नीम और जे वारपाठा का रस है, जनरली लोग पी रहे हैं, तो ये क्या सलाह पीना, ये क्या पीते नीम का ग्वारपाठा है, ये इसके रस आजकल चलन है। तो ये अगर लिए अपन बिना से पूछे हुए हैं, ये नुकसान नहीं क्या? नहीं, नीम और कवारपाठा इतना इफेक्ट नहीं करता है, मतलब ये आप नॉर्मल क्लींजिंग, बॉडी क्लींजिंग, डिटॉक्स की तरह ले सकते हैं। ये इतनी हैवी मेडिसिन, मतलब है मेडिसिन, डेफिनेटली वर्क करती है, बट ये स्किन के लेवल पे और डिटॉक्स लेवल पे, ये ब्लड प्योरिफिकेशन पे वर्क करती है। अर्जुन भल्लातक कोई जो सारी हृदय वाली मेडिसिन बताई, ये हार्ट के ऑर्गन पे इफेक्ट करती है, ठीक है, तो ये फर्क है। ये जो आपने कवारपाठा और जवारे का रस या नीम का रस बता देते हैं, सत्तू का, हाँ, गिलोय का रस बताते हैं, ये सारा ब्लड पे काम करता है, ये हार्ट पे काम नहीं करता है। ये ब्लड जो हार्ट के अंदर जो कंटेन है ब्लड, उस पे काम करता है, और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में है, तो वो जहाँ पे जरूरत होगी वहां पे वो काम करेगा। तो आप इसको रोज सकते हैं और कहना ये हाँ, वो रोज वो ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, वो आप पे जाता है कि आपकी बॉडी में और क्या क्या नीड है, मतलब जरूरी नहीं है रोज लेना, आपको अगर नीड है तो लीजिए, कोई और पड़ोसी ले रहा है, वॉक पे जा रहे हैं और मेरे मित्र ले रहे हैं तो मुझे लेना है, ऐसा जरूरी यही नहीं होता है। नहीं, ठीक ये है, जरूरी नहीं होता है आपका, यही आपकी, इसीलिए मैंने बताया कि जैसे नॉर्मल मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और सब पी रहे हैं तो हम भी पीते हैं, तो आप पीजिए, नहीं आप पीजिए, पर आपकी बॉडी को क्या चाहिए? किसी को करेले का रस चाहिए होता है, किसी को गिलोय का रस चाहिए होता है, किसी को लौकी का रस चाहिए होता है, किसी को कवारपाठे का चाहिए होता है, किसी को ज्वारे का चाहिए होता है, किसी को सत्तू का पानी चाहिए होता है, किसी को दही छाछ चाहिए होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपको ये या तो किसी डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी या तो आपको खुद को समझना पड़ेगा, पर सब लेते हैं और मैंने भी ले लिया, ये जरूरी नहीं है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हार्ट में पेन हो रहा है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एसिडिटी से हो रहा है या हार्ट अटैक का है, मतलब हार्ट की है ये प्रॉब्लम? ठीक है, देखिए, एक तो इसमें सबसे एक मेजर होता है कि अगर एसिडिटी का होता है ना, तो मिडल में होता है, जो ब्रेस्ट का ये जो मिडल पार्ट है, जो हमारा मिडल वाला पोर्शन है, ठीक है, वहां पे एसिडिटी का पेन होता है। दूसरा, आपको खुद को भी पता होता है कि आपने कुछ ऐसा गलत शलत खा लिया है या आपका आज का शेड्यूल गलत हो गया है, तो उसकी वजह से एसिडिटी होती है, डकारें आती है, खट्टी डकारें आती है, हेडेक होता है। जब हार्ट का पेन होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड रहता है और लेफ्ट आर्म की तरफ भी बढ़ता है और वन साइड का हेडेक रहता है। उसके साथ साथ जो हमारा मैंने बताया ना कि जैसे अगर हमें स्ट्रेस लेवल है, तो हमें हमें पता होता है कि हमें इस बात की चिंता है, चाहे किसी और को पता हो या ना हो, तो वहां पे ये थोड़ा सा खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको शुगर है, अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल रहता ही है, अगर ये तीनों चीजों आपका है ही, तो फिर आपको ये घर पे बैठे हुए आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए कि एसिडिटी है या हार्ट की वजह से पेन हो रहा है। क्योंकि शुगर में ये होता है कि जिनका हाई शुगर रहता है, तो शुगर की वजह से जो मसल्स होते हैं, हमारे बॉडी के मसल्स होते हैं, वो अपनी इलास्टिसिटी खो देते हैं। तो जब हार्ट में पेन होता है, तो कई बार शुगर के पेशेंट को
जो डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट होते हैं उनको अगर हार्ट का पेन होता है तो उनको पता भी नहीं चलता कि मुझे पेन हो रहा है, क्योंकि वो शुगर की वजह से जो हार्ट एक मसल्स है तो वो अपनी इलास्टिसिटी खो चुका होता है, तो उनको वो पेन भी पता नहीं चलता है। वहां पे थोड़ा सा वो रिस्क फैक्टर अवॉइड करने के लिए सिर्फ हमारा कार्डियोग्राम होता है, ईसीजी होता है, इमीडिएटली ईसीजी चेक करो कि वो और सच में एसिडिटी की वजह से होता है या कार्डियक पेन होता है। बट हाँ, अगर नॉर्मल है, अगर आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, आपका वैसे ही रेगुलेट रह रहा है ब्लड प्रेशर और सब कुछ बाकी चीजें, और आपको किसी दिन ऐसा हो रहा है तो आप थोड़ा टाइम एंटासिड लेने तक 2 घंटे तक का वेट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। तो आइए इसको कार्यक्रम को, एक्सक्यूज मी सर, एक हैंड रेज है सरोज राम मिश्रा जी का। जी जी बोलिए आप बोलिए, कर सकती हैं। सरोज जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। मैम, हाँ, दीपाली मैम से एक प्रश्न है। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप एक बहुत कुशल और अंतर्दृष्टि वाली डॉक्टर है। जितनी देर में आपको सुनी बहुत अच्छा लगा कि आप परिवेश से जुड़ी हुई है। थैंक बहुत यू सो सुंदर। मच। अब मेरा एक प्रश्न है। बच्चे आजकल कहते हैं कि राइट साइड, जबकि हार्ट लेफ्ट साइड होता है, फिर भी वो राइट साइड पेन फील करते हैं अक्सर। उसका क्या कारण है? हार्ट हमेशा लेफ्ट में होता है पर हमेशा सही होता है, बहुत पुरानी कहावत है। जी ठीक है। जी हाँ, जी अब हार्ट का जो हार्ट से जो ब्लड निकलता है और जो ओआर्टा निकलती है, जो वो जाता है वो स्प्लीन की तरफ जाता है, क्योंकि स्प्लीन और लिवर ये हमारा राइट साइड पे होता है, तो वो वहां की तरफ जाता है। तो जब वो आर्टरीज और वेन्स में, हार्ट एक ऐसी जगह है, हम नॉर्मली ऐसे मानते हैं कि पूरी बॉडी में जहाँ पे खराब खून बह रहा है, मतलब जो क्लीन ब्लड नहीं है, उसको हम वेन्स में बोलते हैं कि वो ब्लू कलर की होती है, ठीक है। और आर्टरीज होती है जहाँ पे प्योर ब्लड बहता है, तो वो रेड कलर की होती है, उसको हम मेन आर्टरीज और वेन्स में डिफाइंड करते हैं। हार्ट एक ऐसी चीज है जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स का काम बदल जाता है। अगर आप बच्चों की पढ़ाई अगर आप करवा रहे हैं तो बच्चों की पढ़ाई में भी आता है आजकल तो, कि एनाटॉमी अगर आप देखोगे कि हार्ट में से जो वेन्स निकलती है, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज जहां से हार्ट से निकलता है उसका वेन्स में अच्छा होता है और आर्टरीज में बुरा होता है, मतलब प्योर और अनप्योर ब्लड होता है, तो वहां पे वो चेंज हो जाता है। ये एनाटॉमी से हिसाब से है। अब आपने पूछा कि राइट साइड में पेन क्यों होता है, तो ये जब प्रेशर होता है, जो हार्ट पंप करता है, जो प्रेशर से भेजता है दर्द, तो प्रेशर प्रेशर आगे चल के जहाँ पे नली में, जहाँ पे ब्लड बह रहा है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, वहां पे होगा ना, हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ये ओके। प्रेशर, हाँ, और ये जो वेन्स आपकी है या आर्टरीज आपकी है वो कहाँ पे है, अगेन लंग्स के अंदर में दबी हुई है। तो प्रॉब्लम आर्टरीज या वेन्स में नहीं है उस टाइम पे प्रॉब्लम्स लंग्स में है। अगर पानी का ये पाइप जा रहा है और मैं उसको ऐसे दबा रही हूँ तो हमें क्या होगा, पेन होगा। तो प्रॉब्लम वो पाइप में नहीं है, पानी तो वैसे ही जा रहा है, ब्लड तो वैसे ही वहां से निकल रहा है, पर जो ये प्रेशराइज हो रहा है, हमारी जो एक्सरसाइज कम हो गई है, स्पेशली बच्चों की फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है। प्राणायाम, योगा, तो ये तो आता ही नहीं है बच्चों को। मतलब अगर बोलो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो या दौड़ना भागना, हम पहले के टाइम में छोटे बच्चे होते थे वो भागते थे, हम ऐसे नहीं कहते थे कि वो लोग बैठ के ओमकार करते थे या प्राणायाम करते थे, पर जब आप भागते हो तब भी आपका ब्रीदिंग होता है फास्ट, अप एंड डाउन होता है। ठीक है, आजकल के बच्चों का फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल जीरो हो गया, बैठे बैठे से। तो जो वहां पे जो प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से उनको ये सारे फील होते। अगेन उनका खाना जंक फूड ज्यादा होता है बच्चों का, बैठे बैठे चिप्स खाना, बैठना, मोबाइल देखना, एंजाइटी लेवल ऑब्वियसली ज्यादा है। मैंने पहले ही बताया ना कि शुरुआत बच्चे, मतलब आजकल के बच्चे हमसे बोलते हैं कि आपसे ज्यादा हमें स्ट्रेस है, आपको पढ़ाई का क्या पता होगा। तो ये चीजें है, ये रियलिटी है आजकल की लाइफस्टाइल की, कि हम मतलब मैं तो कई बार अपने बच्चों को भी खुद बोलती हूँ कि हाँ हम तो ऐसे ही बड़े हो गए, हमने थोड़ी पढ़ाई की है। तो वो होता है, वो बच्चों का वो पार्ट आता है। तो मेन उनका फिजिकल एक्सरसाइज उस टाइम पे बढ़ाना चाहिए, ताकि ये प्रेशर जो है वो प्रेशर कम हो। जैसे ही वो प्रेशर मेंटेन होगा, उनका जो सिस्टम है पूरा ब्लड का वो रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। जी धन्यवाद। अभी मैं मोबाइल से हूँ, मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, किसी ने हाथ खड़ा किया, तो अब इसको समाप्त करते हैं हम। तो एक बार मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अपना ऑडियो खोलकर एक बार तालियों के साथ हम लोग डॉक्टर साहब का धन्यवाद दें, डॉक्टर दीपाली जी का इतने सुंदर व्याख्यान के लिए। थैंक यू सो मच। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना अच्छा आप गहराई से विषयों को समझती हैं, किसी कारण से हम बार बार आपको तकलीफ देते हैं और चाहते हैं कि आपका आना हो, तो हम आगे भी आपको निश्चित रूप से कहेंगे। और जरूर जरूर। जी जी जी, दीपशिखा जी को भी धन्यवाद, आप से संपर्क रखा और आपको पुनः आमंत्रित किया। दीपंत जी, आप कृपया धन्यवाद, औपचारिक धन्यवाद दे दें और शांति पाठ करा दें। मैं सोच रहा हूँ कि दीप शिखा है क्या, दीप शिखा कराए तो ठीक, दीपशिखा जी है क्या? जी जी। जी ठीक। ओम सभी को। पहले शांति पाठ कर लेते हैं। एक बार ओम का उच्चारण और उसके बाद शांति पाठ। कमर गर्दन एकदम सीधी, गहरी लंबी सांस लेंगे। ओ ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।